हमारे यूट्यूब चैनल पे और हम पढ़ने वाले हैं 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। चलिए, तो 1857 के बाद 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा धक्का दिया और उसका पुनर्गठन अनिवार्य बना दिया। विद्रोह के बाद के दशकों में भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारों में परिवर्तन के लिए भारत में उपनिवेशवाद के एक नए चरण का आरंभ अधिक महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का प्रसार और तीव्रीकरण हुआ। धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देश अमेरिका और जापान का भी औद्योगिकरण हुआ और विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की उत्पादन संबंधी वित्तीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई। अब बाजारों, कच्चे माल के स्रोत और विदेशी पूंजी निवेश के अवसरों के लिए दुनिया भर में तेज प्रतियोगिता आरंभ हो गई। उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों के लिए प्रतियोगिता और कड़ी और तीखी हो गई, क्योंकि नए औपनिवेशिक विजयों के लिए क्षेत्र कम होते गए। ब्रिटेन को अब विश्व पूंजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए नए विकसित हो रहे देश की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उसने अपने वर्तमान साम्राज्य पर अपने नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसे और फैलाने के लिए जोरदार कोशिशें आरंभ की। इसके अलावा 1850 के बाद रेलवे में और भारत सरकार को दिए गए ऋणों के रूप में बहुत अधिक ब्रिटिश पूंजी लगी थी। कुछ पूंजी चाय के बागानों, कोयला खदानों, जूट मिलों, जहाजरानी व्यापार और बैंकिंग में लगी थी। इस ब्रिटिश पूंजी को आर्थिक और राजनीतिक खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक था कि भारत में ब्रिटिश शासन को और ठोस बनाया जाए। परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी नियंत्रण को और भी सख्त बनाया गया और साम्राज्यवादी विचारधारा भी और मजबूती से विस्थापित हुई, जिसे लिटन, डफरिन, लांसडाउन, एल्गिन और सबसे बढ़कर कर्जन के वायसराय काल की प्रतिक्रियावादी नीतियों में भी देखा जा सकता है। प्रशासन 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। इसके पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत पर सत्ता अंततः संसद के ही हाथों में थी। इस कानून के अनुसार भारत का शासन पहले की ही तरह गवर्नर जनरल को चलाना था। हालांकि अब उसे वायसराय अर्थात सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दे दी गई। समय के साथ साथ नीतियों और उनको लागू करने के मामले में वायसराय अधिकाधिक ब्रिटिश सरकार के अधीन होता गया। प्रशासन के तमाम छोटे छोटे मामलों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण होता था। इस तरह भारत के मामलों पर अंतिम और व्यापक नियंत्रण जिस अधिकारी का था, वह भारत से हजारों मील दूर लंदन में होता था। इस स्थिति में सरकार की नीतियों पर भारतीय जनमत का प्रभाव पहले से भी कम हो गया। दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों का भारत सरकार पर प्रभाव और भी बढ़ गया। इस तरह भारतीय प्रशासन 1858 के पहले की तुलना में और भी प्रतिक्रियावादी हो गया, क्योंकि अब उदारतावाद का दिखावा भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया। भारत के लिए 1858 के कानून में व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। यही काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसलों को रद्द कर सकता था। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को कानून बनाने की गरज से और भी बड़ा बना दिया गया और इसलिए उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 सदस्य तक बढ़ाने का अधिकार था, जिनमें से कम आधे का गैर अधिकारी होना अनिवार्य था। ये भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए उसे आरंभिक कोटि का या कमजोर संसद भी नहीं माना जा सकता था। यह मात्र एक सलाहकार समिति थी जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी और वित्तीय प्रश्नों पर तो हरगिज नहीं कर सकती थी। बजट पर तो इसका कतई नियंत्रण नहीं था। यह प्रशासन के कामों पर विचार नहीं कर सकती थी और सदस्य उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव पर कोई नियंत्रण न था। इसके अलावा इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बना सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत सचिव इसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकता था। इस तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह मात्र महत्वपूर्ण काम यह था कि वह सरकारी कदमों पर हाँ करे और यह आभास कराए कि ये सभी कदम एक संसदीय संस्था द्वारा बनाए गए कानून हैं। सिद्धांततः भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ गैर अधिकारी भारतीय सदस्य भी काउंसिल में शामिल कर लिए गए थे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और वे भारतीय जनता द्वारा चुने हुए न होकर गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किए जाते थे। फिर गवर्नर जनरल भी हमेशा ही उनके लिए राजा महाराजाओं और उनके मंत्रियों, बड़े जमींदारों, बड़े व्यापारियों या सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का ही चयन करता था। वे भारतीय जनता या विकसित हो रही राष्ट्रवादी भावना का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। भारत की सरकार अभी भी 1858 के पहले की तरह विदेशी और निरंकुश सरकार बनी रही। फिर यह सब आकस्मिक भी न था, बल्कि सोची समझी नीति का अंग था। 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था, सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। प्रांतीय प्रशासन। शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को प्रांतों में बांट रखा था। इनमें से बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों को प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था और उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त थीं। इन दूसरे प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर। 1833 के पहले प्रांतीय सरकारों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी। 1833 में उनसे कानून बनाने के अधिकार ले लिए गए थे और उनके व्यय पर सख्त केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया था। पर अनुभवों से जल्द ही पता चल गया कि भारत जैसे विशाल देश का शासन सख्त केंद्रीकरण के सिद्धांत पर कुशलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। अति केंद्रीकरण की यह बुराई वित्त के मामलों में सबसे अधिक स्पष्ट थी। पूरे देश से और अनेक स्रोतों से राजस्व जमा होकर केंद्र में पहुंचता था और तय केंद्र उसे प्रांतीय सरकारों में बांटता था। प्रांतों के व्यय की छोटी छोटी बातों पर भी केंद्र सरकार का सख्त नियंत्रण होता था, लेकिन यह प्रणाली व्यवहार में बहुत बर्बादी का कारण सिद्ध हुई। प्रांतीय सरकारों द्वारा राजस्व के कुशलतापूर्वक संग्रह पर निगरानी रखना या उनके खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण रखना केंद्रीय सरकार के लिए संभव न था। इसलिए अधिकारियों ने सार्वजनिक वित्त का विकेंद्रीकरण करने का फैसला किया। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय
प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया। पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों जैसी कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकम दे दी जाती थी और उनको इस धन का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने को कहा जाता था। वर्ष 1877 में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिटन ने आगे बढ़ाया। 1877 में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिटन ने आगे बढ़ाया। उसने प्रांतीय सरकारों को भू-राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून तथा न्याय व्यवस्था जैसी कुछ और सेवाएं भी सौंप दी। इसके अतिरिक्त व्यय का भार उठाने के लिए प्रांतीय सरकारों को उस प्रांत विशेष से स्टैम्प, उत्पादन कर तथा आय कर जैसे कुछ स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाने लगा। इस व्यवस्था में 1882 में प्रांतों की निर्धारित धन देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई और उसके बजाय यह किया गया कि किसी प्रांत को कुछ स्रोतों से प्राप्त पूरी आय दे दी जाएगी और साथ ही अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया गया: सामान्य, प्रांतीय तथा जिनसे प्राप्त आय केंद्र और प्रांतों के बीच बंटनी थी। ऊपर चर्चा किया गया वित्तीय विकेंद्रीकरण के विभिन्न कदमों का अर्थ यह नहीं था कि एक वास्तविक प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हो गया था या प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी होने लगी थी। ऊपर चर्चा किया गया वित्तीय विकेंद्रीकरण के विभिन्न कदमों का अर्थ यह नहीं था कि एक वास्तविक प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हो गया था या प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी होने लगी थी। इसके बजाय उनकी प्रकृति प्रशासकीय पुनर्गठन की थी, जिसका उद्देश्य व्यय कम करना और आय को बढ़ाना था। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में केंद्र सरकार का वर्चस्व बना रहा और केंद्र का प्रांतीय सरकारों पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण जारी रहा। यह अपरिहार्य था कि क्योंकि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही सरकारें पूरी तरह भारत सचिव और ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। स्थानीय संस्थाएं वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने प्रशासन का और भी विकेंद्रीकरण किया और नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया। औद्योगिकरण क्रांति ने 19वीं सदी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को धीरे धीरे बदल कर रख दिया था। यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों तथा साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण की नई विधियों के कारण आवश्यक हो गया था कि अर्थव्यवस्था, सफाई व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोप में हुई प्रगति को भारत में भी लागू किया जाए। इसके अलावा उभरता हुआ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भी नागरिक जीवन में आधुनिक सुधारों को लागू करने के लिए जाने की मांग कर रहा था। इस तरह जनता के लिए शिक्षा, सफाई व्यवस्था, जल की आपूर्ति, बेहतर सड़कों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जरूरत अधिकाधिक महसूस की जा रही थी। सरकार अब इनको और अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन सेना और रेलवे पर हो रहे भारी खर्चों के कारण वित्त व्यवस्था पहले ही डावाडोल हो रही थी। चूँकि गरीब जनता पर करों का बोझ पहले ही बहुत अधिक था और इनमें और बढ़ोतरी करने से सरकार के खिलाफ जन असंतोष बढ़ने का डर था, इसीलिए सरकार नए कर लगाकर आय भी नहीं बढ़ा सकती थी। दूसरी तरफ
सरकार ऊंचे वर्गों, खासकर ब्रिटिश नागरिक अधिकारियों, बागानों के मालिकों और व्यापारियों पर कर लगाना नहीं चाहती थी। पर अधिकारियों को लग रहा था कि अगर जनता को यह लगे कि उन पर लगे नए करों से प्राप्त आमदनी का इस्तेमाल उसी के कल्याण के लिए होना है, तो वह कर देने में नहीं हिचकिचाएगी। इसलिए निर्णय लिया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और जल आपूर्ति जैसे विषय स्थानीय संस्थाओं को दे दिए जाएं और वे स्थानीय कर लगाकर उनका खर्च निकालें। अनेक अंग्रेजों ने एक और आधार पर भी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के लिए जोर डाला। उनका मत था कि किसी न किसी रूप में प्रशासन से भारतीयों को जोड़ने से वे राजनीतिक रूप से असंतुष्ट नहीं होंगे। भारत में सत्ता पर अंग्रेजों के एकाधिकार को खतरे में डाले बिना भारतीयों को केवल स्थानीय संस्थाओं के स्तर पर ही जोड़ दिया जा सकता था। सबसे पहले 1864 और 1868 1868 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई, पर लगभग हर मामले में इनके सदस्य नामजद होते थे और इनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। इसलिए ये संस्थाएं किसी भी तरह स्थानीय स्वशासन नहीं कही जा सकती थी और प्रबुद्ध भारतीयों ने भी उन्हें ऐसा नहीं माना। वे इन्हें जनता से नए कर उगाहने का साधन मात्र समझते थे। इस दिशा में बहुत हिचकते हुए एक अपर्याप्त कदम 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया। एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। जहां भी अधिकारियों को चुनाव प्रणाली लागू करना संभव लगे, वहां इन गैर अधिकारी सदस्यों को जनता द्वारा चुने जाना था। इस प्रस्ताव में किसी स्थानीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसी गैर अधिकारी के चुनाव की छूट भी दी गई, लेकिन सभी जिला परिषदों और अनेक नगरपालिकाओं में चुने हुए सदस्य अल्पमत में होते थे। इसके अलावा वे बहुत थोड़े से मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे, क्योंकि मत देने का अधिकार बहुत ही सीमित था। जिलों के अधिकारी ही जिला परिषदों के अध्यक्ष बने रहे। हालांकि धीरे धीरे गैर अधिकारी नगरपालिका समितियों के अध्यक्ष बनने लगे। सरकार ने स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और उनको अपने विवेक के अनुसार निलंबित या भंग करने का अधिकार अपने हाथ में रखा। नतीजा यह हुआ कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी नगरों को छोड़कर हर जगह स्थानीय संस्थाएं सरकारी विभाग बनकर रह गईं और स्थानीय स्वशासन के अच्छे उदाहरण न बन सकी। तो भी राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों ने रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया और इन स्थानीय संस्थाओं में सक्रिय रूप से इस आशा के साथ भाग लिया कि स्थानीय संस्थाएं वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने प्रशासन का और भी विकेंद्रीकरण किया और नगरपालिका तथा जिला परिषदों द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया। औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को धीरे धीरे बदल कर रख दिया। यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों तथा साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण की नई विधियों के कारण आवश्यक हो गया कि अर्थव्यवस्था, सफाई व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोप में हुई प्रगति को भारत में भी लागू किया जाए। इसके अलावा उभरता हुआ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भी नागरिक जीवन में आधुनिक सुधारों को लागू किए जाने की मांग कर रहा था। इस तरह जनता के लिए शिक्षा, सफाई व्यवस्था, जल की आपूर्ति, बेहतर सड़कों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जरूरत अधिकांश महसूस की जा रही थी। अब सरकार उनको और अनदेखी नहीं कर सकती थी, लेकिन सेना और रेलवे पर हो रहे भारी खर्चों के कारण वित्तीय व्यवस्था पहले ही डावाडोल हो रही थी।
चूँकि गरीब जनता पर करों का बोझ पहले ही बहुत अधिक था और इसमें और बढ़ोतरी करने से सरकार के खिलाफ जन असंतोष बढ़ने का डर था, इसलिए सरकार नए कर लगाकर आय भी नहीं बढ़ा सकती थी। दूसरी तरफ सरकार ऊंचे वर्गों, खासकर ब्रिटिश नागरिक, अधिकारियों, बागानों के मालिकों, व्यापारी पर कर लगाना नहीं चाहती थी। पर अधिकारियों को लग रहा था कि अगर जनता को यह लगे कि उन पर लगे नए करों से प्राप्त आमदनी का इस्तेमाल उसी के कल्याण के लिए होना है, तो वह कर देने में नहीं हिचकिचाएगी। इसलिए निर्णय किया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और जल आपूर्ति जैसे विषय स्थानीय संस्थाओं को दे दिए जाएं। वे स्थानीय कर लगाकर उनका खर्च निकाले। अनेक अंग्रेजों ने एक और आधार पर भी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के लिए जोर डाला। उनका मत था कि किसी न किसी रूप में प्रशासन से भारतीयों को जोड़ने से वे राजनीतिक रूप से असंतुष्ट नहीं होंगे। भारत में सत्ता पर अंग्रेजों के एकाधिकार को खतरे में डाले बिना भारतीयों को केवल स्थानीय संस्थाओं के स्तर पर ही जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले 1864 से 1864 से 1868 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई, पर लगभग हर मामले में इनके सदस्य नामजद होते थे और इनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। इसलिए ये संस्थाएं किसी भी तरह स्थानीय स्वशासन नहीं की जा सकती थी। स्थानीय स्वशासन और प्रबुद्ध भारतीयों ने भी उन्हें ऐसा नहीं माना। वे इन्हें जनता से नए कर उगाहने का साधन मात्र समझते थे। इस दिशा में बहुत हिचकते हुए एक अपर्याप्त कदम 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया। लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया और एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। जहां भी अधिकारियों को चुनाव प्रणाली लागू करना संभव लगे, वहां इन गैर अधिकारी सदस्यों को जनता द्वारा चुने जाना था। इस प्रस्ताव में किसी स्थानीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसी गैर अधिकारी के चुनाव की छूट भी दी गई, लेकिन सभी जिला परिषदों और अनेक नगर पालिकाओं में चुने हुए सदस्य अल्पमत में होते थे। इसके अलावा वे बहुत थोड़े से मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे, क्योंकि मत देने का अधिकार बहुत ही सीमित था। जिलों के अधिकारी ही जिला परिषद के अध्यक्ष बने रहे। हालांकि धीरे धीरे गैर अधिकारी नगरपालिका समितियों के अध्यक्ष बनने लगे। सरकार ने स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और उनको अपने विवेक के अनुसार निलंबित या भंग करने का अधिकार अपने हाथों में रखा। नतीजा यह निकला कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी नगरों को छोड़कर हर जगह स्थानीय संस्थाएं सरकारी विभाग बनकर रह गई और स्थानीय स्वशासन के अच्छे उदाहरण न बन सकी। तो भी राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों ने रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया और इस स्थानीय संस्थाओं में सक्रिय रूप से इस आशा के साथ भाग लिया कि समय आने पर उनको स्थानीय स्वशासन के कारगर साधन के रूप में परिवर्तन किया जा सकेगा। सेना में परिवर्तन। चलिए, 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना। शासकों ने देखा कि उनकी संगीनें ही उनके शासन का एकमात्र सुरक्षित आधार थी। सैनिकों की विद्रोह की क्षमता को अगर एकदम समाप्त न किया जा सके तो उसे यथासंभव कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। पहली बात यह है कि सेना पर यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व सावधानी के साथ सुनिश्चित किया गया। ठीक है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में अब यह अनुपात एक और दो का, मद्रास और बम्बई की सेनाओं में 2 और 5 का था। इसलिए भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं की तैनात किया गया। तोपखाने और बाद में 20वीं सदी में टैंकों तथा बख्तरबंद गाड़ियों जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथों में रखे गए। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का सख्ती से पालन किया गया। वर्ष 1914 तक कोई भी भारतीय
कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सका। दूसरे, सेना के भारतीय अंग का संगठन संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया, ताकि किसी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने का उनको अवसर न मिल सके। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे। यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियाँ और कुछ गैर लड़ाकू जातियाँ हैं। अवध बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी, पर 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। मतलब अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों को गैर लड़ाकू, यानी कि इनके अंदर सैनिक वाले गुण नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब बड़ी संख्या में सेना में उनको भर्ती करना बंद कर दिया गया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया। मतलब जो उनके काम आया वही अच्छा, जो नहीं आया वो बेकार, और उनको बड़ी संख्या में भर्ती किए जाने लगे। वर्ष 1875 तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। साथ ही भारतीय रेजिमेंटों को तमाम जातियों और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया कि वे सभी एक दूसरे को संतुलित करती रहे। सैनिकों की सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया, ताकि उनके बीच राष्ट्रवाद की भावना न फैले। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना न फैले। राष्ट्रवाद की भावना न फैले। उदाहरण के लिए अनेक रेजिमेंटों में जातियों और संप्रदायों के आधार पर कंपनियां बनाई गई। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने 1861 में वायसराय कैनिंग को एक पत्र में लिखा था, मैं एक ऐसी बड़ी सेना कभी नहीं देखना चाहता जिसकी भावनाएं और पूर्वाग्रह और संपर्क वैसे ही हो जैसे अपनी शक्ति का भरोसा है, और जो मिलकर विद्रोह करने की को इतनी उत्सुक हो। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो दूसरी रेजिमेंट को उससे इतना कटा हुआ देखना पसंद करूंगा कि वह उस पर गोली चलाने के लिए भी तैयार हो। इस तरह भारतीय सेना शुद्ध रूप से भाड़े की सेना बनी रही। इसके अलावा उसे बाकी जनता के जीवन और विचारों से अलग रखने के सारे प्रयास किए गए। हर संभव उपाय द्वारा उसे राष्ट्रवादी विचारों से दूर रखा गया। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशनों को सैनिक तक नहीं पहुंचने दिया गया। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशनों को सैनिकों तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ऐसे सभी उपाय अंततः नाकाम रहे और भारतीय सेना के अंगों ने भारत की स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे नौसेना विद्रोह हुआ, भारतीय सेना आगे चलकर बहुत ही खर्चीली सैनिक शक्ति बन गई। वर्ष 1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52% इस पर खर्च हो रहा था। इसका कारण यह था कि यह एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी। उस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के नाते भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। इससे भारतीय सेना की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। दूसरे, भारतीय सैनिकों को केवल भारत की रक्षा ही नहीं करनी पड़ती थी। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी। अंतिम बात यह है कि सेना का ब्रिटिश भाग कब्जा बनाए रखने वाली सेना का काम कर रहा था। देश पर ब्रिटिश अधिकारी की आखिरी जमानत यही थी। मगर इसका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था और यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। सार्वजनिक सेवाएं। हम ऊपर देख चुके हैं कि भारत सरकार पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं के बराबर था।
कानून बनाने या प्रशासन की नीतियां निर्धारित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही गई थी। साथ ही उन्हें नौकरशाही से अलग रखा गया था, जो इन नीतियों को लागू करती थी। प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य बैठे होते थे, जिनकी भर्ती लंदन में होने वाली खुली वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा की जाती थी। इन परीक्षाओं में भारतीय भी बैठ सकते थे। वर्ष 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कौन थे? पहले सत्येंद्रनाथ बोस ठाकुर थे, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। उसके बाद लगभग हर साल 1-2 भारतीय सिविल सर्विस के गौरवपूर्ण पदों पर पहुंचते रहे, मगर अंग्रेजों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत ही नगण्य थी। वास्तव में सिविल सर्विस के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद ही रहे। क्यों? क्योंकि वे अनेक बाधाओं से ग्रस्त थी। यह परीक्षा अंग्रेजी के माध्यम से ही होती थी, जो एक विदेशी भाषा थी। यह प्राचीन ग्रीक और लैटिन के ज्ञान पर आधारित थी, जिसे इंग्लैंड में लंबे और खर्चीले अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। साथ ही सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की आयु, जो 1859 से 23 वर्ष थी, 1878 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। मगर 23 वर्ष के भारतीय युवक के लिए सिविल सर्विस प्रतियोगिता में सफल होना कठिन था, तो 19 वर्ष के भारतीय युवक के लिए असंभव ही था। इसी तरह प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक और तार, जंगल, इंजीनियरिंग, कस्टम और बाद में रेलवे में भी बड़े और अधिक वेतन पाने वाले पद ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षित रखे गए। सभी महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियों का यह वर्चस्व आकस्मिक न था। भारत के शासकों का मत था कि भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। इस तरह 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बर्ले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। वायसराय लांसडाउन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है, तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना एक अनिवार्यता है। भारतीयों के दबाव में 1918 के बाद प्रशासकीय सेवाओं का धीरे धीरे भारतीयकरण किया गया, लेकिन हाथों में बने रहे। लेकिन नियंत्रण और अधिकार के पद फिर भी अंग्रेजों के हाथों में बने रहे। इसके अलावा लोगों को जल्द ही पता चल गया कि इन सेवाओं के भारतीयकरण से उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति तो आई ही नहीं है। इन सेवाओं में शामिल भारतीय ब्रिटिश शासन के एजेंट का काम करते थे और वफादारी के साथ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। रजवाड़ों के साथ संबंध। वर्ष 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति अपनी नीति बदल दी। 1857 से पहले वे भारतीय रजवाड़ों को हड़पने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। यह नीति अब छोड़ दी गई। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार ही नहीं रहे थे, बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनकी सक्रिय रूप से सहायता भी की थी, जैसे कि वायसराय कैनिंग ने कहा था। इन शासकों ने तूफान में तरंग रोधकों का काम किया था। उनकी वफादारी का इनाम अब इस घोषणा के रूप में दिया गया कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी तथा भविष्य में उनके राज्यों का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विद्रोह के अनुभव ने ब्रिटिश अधिकारियों को विश्वास दिला दिया कि जनता के विद्रोह या विद्रोह की स्थिति में ये रजवाड़े उनके कारगर सहयोगी हो सकते हैं। 1860 में कैनिंग ने लिखा था, बहुत पहले सर जॉन मालकोम ने यह बात कही थी कि अगर हम पूरे भारत को जिलों में बांट दें, तो भी वास्तविकता ऐसी नहीं है कि हमारा साम्राज्य 50 वर्षों तक भी जारी रह सके।
पर अगर हम बिना किसी राजनीतिक सत्ता दिए मात्र शाही उपकरणों के रूप में अनेक देसी रजवाड़ों को बनाए रखें तो भारत में हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि समुद्र पर हमारा वर्चस्व बना रहेगा। इस मत की ठोस सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं है और हाल की घटनाओं के बाद इस मत पर ध्यान देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए रजवाड़ों को भारत में ब्रिटिश शासन के ठोस स्तंभ बनाकर रखने का निर्णय किया गया। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने कहा है, साम्राज्य के आधार के स्वरूप में उनको बनाए रखना तब से ब्रिटिश सरकार का एक सिद्धांत रहा। फिर भी रजवाड़ों को बनाए रखना रजवाड़ों के प्रति ब्रिटिश नीति का केवल एक पक्ष है। ब्रिटिश अधिकारियों का उन पर पूर्ण नियंत्रण इस नीति का दूसरा पक्ष है। वर्ष 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेज व्यवहार में इन रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में हमेशा दखल देते रहे थे, मगर फिर भी सिद्धांत रूप में उनको सहयोगी और स्वाधीन शक्ति माना जाता रहा था। अब यह स्थिति एकदम बदल गई। अब अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजाओं को अब ब्रिटेन को सर्वोपरि शक्ति मानना पड़ा था। वर्ष 1876 में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद भी संभाल लिया। बाद में लॉर्ड कर्जन ने भी यह बात स्पष्ट कर दी कि राजा महाराजा अपने राज्यों का शासन केवल ब्रिटिश सम्राट के एजेंट के रूप में करेंगे। राजाओं ने इस अधीनता की स्थिति को भी स्वीकार कर लिया और स्वेच्छापूर्वक साम्राज्य के पिछलग्गू बन गए, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें अपने राज्यों के शासक बने रहने का आश्वासन दिया गया था। अंग्रेजों ने सर्वोपरि शक्ति के रूप में रजवाड़ों के आंतरिक शासन पर निगरानी के अधिकार का भी दावा किया। वे रेजिडेंटों के जरिए रजवाड़ों के रोजमर्रा के प्रशासन में केवल दखल ही नहीं देते रहे, बल्कि मंत्रियों और दूसरे बड़े अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने के अधिकार पर भी उन्होंने जोर दिया। कभी कभी शासकों को ही हटा दिया जाता था या उन्हें उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता था। इस तरह के हस्तक्षेप का एक कारण अंग्रेजों की इच्छा थी इन राज्यों में एक आधुनिक प्रशासन स्थापित किया जाए ताकि ब्रिटिश भारत से उनका पूर्ण एकीकरण हो सके। इसके अलावा अखिल भारतीय पैमाने पर रेलों, डाक तार व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और एक साझे आर्थिक जीवन के विकास ने भी इस एकीकरण को और उसके फलस्वरूप हस्तक्षेप को और बढ़ाया। हस्तक्षेप का एक दूसरा कारण अनेक राज्यों में लोकतांत्रिक जन आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन का उभरना था। एक ओर तो ब्रिटिश अधिकारियों ने राजाओं को इन आंदोलनों को दबाने में सहायता दी और दूसरी ओर उन्होंने इन राज्यों में प्रशासन के गंभीर दुरुपयोग को समाप्त करने के प्रयास भी किए। प्रशासन संबंधी नीतियाँ भारत के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण और फलस्वरूप में उनकी नीतियाँ 1857 के विद्रोह के बाद और भी बदतर हो गई। 1857 से पहले उन्होंने निरुत्साह से और झिझक कर ही सही भारत का आधुनिकीकरण करने की कोशिश की थी, पर अब वे समझ बूझकर प्रतिक्रियावादी नीतियाँ अपनाने लगे। जैसा कि इतिहासकार पार्सिवल स्पीयर ने लिखा है कि प्रगति के साथ भारत की सरकार का प्रेम भाव अब समाप्त हो गया। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रशासन से भारतीयों को प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकने के लिए किस प्रकार भारत और इंग्लैंड में प्रशासनिक संस्थाओं, भारतीय सेवा और सिविल सर्विस को पुनर्गठित किया गया था। पहले कम से कम यही कहा जाता था कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रशिक्षित और तैयार कर रहे हैं, अंततः राजनीतिक सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। पर अब यह बात खुलकर कही जाने लगी कि वे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दोषों के कारण भारतीय अपना शासन चला सकने में अयोग्य हैं और उन पर अंग्रेजों का शासन अनिश्चित काल तक बना रहना चाहिए। यह प्रतिक्रियावादी नीति अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ी। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठाकर और उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली।
देखो भैया, भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठाकर और एक दूसरे से लड़ाकर अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की थी। वर्ष 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को, एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, एक समूह के खिलाफ दूसरे समूह को और सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करके बांटो और राज्य करो की नीति की जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को, एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, एक समूह के खिलाफ दूसरे समूह को और ये सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को। वर्ष 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों की जो एकता देखने में मिली थी, उसमें विदेशी शासक दरार डाल चुके थे।